Hello dear students of class 8th and the aspirants of the competitive exams. As predicted, आज हमारा चैप्टर है क्लास 8th का पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर नंबर 6 है अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की समझ। अब हमारी इंडिया का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको हम इस वीडियो में समझेंगे खूब ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। अब देखो, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी डेली लाइफ और सोशल लाइफ के लिए है, क्योंकि हम अपने आसपास में कहीं ना कहीं रोज़ कोई क्राइम होता देखते हैं, कहीं लॉ का वायोलेशन देखते हैं, पुलिस आती है, लोगों को अरेस्ट करती है, कोर्ट हियरिंग होती है, लोगों को सज़ा होती है, ये सब हम सुनते और देखते हैं। अगर क्लास 8 के बच्चे इतने बच्चे हैं कि वो अभी ये चीज़ नहीं देखे हैं, ऐसे तो मूवीज़ में वो देखे होंगे, बड़े लोग देख रहे होंगे वीडियो, उन्होंने मूवीज़ में ये देखा होगा, ठीक है। अभी हॉटस्टार VIP पे एक वेब सीरीज चल रही थी, उसका नाम ही क्रिमिनल जस्टिस था। जो बड़े लोग हैं, नहीं जो क्लास 8 के बच्चे नहीं है, वो अगर चाहें तो वो वेब सीरीज हमसे टेलीग्राम पर आकर ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। हाँ, बच्चे नहीं मांगेंगे वरना वहाँ डांट पड़ेगी, बताए दे रहा हूँ पहले। अब देखो, अब यहाँ पर जो है, मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड करने आ रहा था तो हमको एक अंकल मिल गए। उन्होंने बोला कि जो है आजकल के बच्चों को पढ़ाई लिखाई से तो कोई मतलब है नहीं, उनको बस यही स्टोरी और पिक्चर ये सब मिले तो काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। हमने कहा तो भाई ठीक है, हम आज अपने बच्चों को खुश करेंगे, अपने व्यूवर्स को खुश करेंगे, जा रहे हैं उनको हम स्टोरी सुनाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपको क्या करने वाले हैं, स्टोरी सुनाने वाले हैं। बट एक चीज़ है, यहाँ स्टोरी सुनने के बाद में आपको इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि ये नहीं करना है। आपको इस कहानी से इन 4 प्रश्नों के उत्तर निकालने हैं, ठीक। प्रश्न क्या है कि पुलिस का क्या रोल है किसी भी क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल है, जज का क्या रोल है, और फेयर ट्रायल क्या होता है। ये कहानी आप मन से सुनोगे, मज़ेदार कहानी है, आपको ये सारे आंसर मिल जाएंगे। आपका जो नॉलेज है, आपकी जो समझ है, यानी जो समझ है ये इतनी विकसित हो जाएगी कि जो लॉ का स्टूडेंट है, अगर वो फर्स्ट ईयर पास आउट है तो जितनी उसको समझ होती है लगभग उतनी समझ आपको हो जाएगी। आप ये मान करके चलो, आपके साथ फिर कोई पुलिस वाला लॉ वायलेशन का नहीं कर सकता। मतलब जो पुलिस वाले आप देखते हो कहीं ना कहीं अक्सर मतलब अपना ज़्यादा रुतबा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं कर सकते। आप ये भी जानोगे पुलिस की लिमिट्स क्या हैं, ठीक। ये चीज़ें आप इस वीडियो में ठीक ठाक से जान लोगे। तो खैर, हमको कहानी सुननी है तो हम आपको कहानी सुना रहे हैं। कहानी में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ पात्र होते हैं, तो सबसे पहले उन पात्रों को जान लेते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस शिंदे हैं, ठीक। एक मतलब ये 2 पात्र हो गए, इनको हम एक में रखते हैं। दूसरी है शांति, शांति हेम्ब्रम पूरा नाम है, ये इनके यहाँ मेड है, ठीक। ये बॉम्बे में एक फ्लैट में रह रहे हैं, ये इनके यहाँ मेड है। तीसरा इसमें जो कैरेक्टर है वो है सुशील का, जो शांति का भाई एक फैक्ट्री में वर्क कर रहा है। चौथा कैरेक्टर है इंस्पेक्टर राव, ठीक। 5th कैरेक्टर जो इसमें है वो है एडवोकेट कमला रॉय। 6th है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और 7th कैरेक्टर जो है वो है इंस्पेक्टर शर्मा, ठीक है। ये कहानी के पात्र हैं। अब हम आपको स्टोरी बताते हैं। देखो, होता ये है कि जो ये मिस्टर मिसेस शिंदे हैं, इनका एक नेकलेस की चोरी हो जाती है, ठीक। और मिसेस शिंदे जो है ये शांति के ऊपर ये आरोप लगाती है कि तुमने चोरी की है। शांति कहती नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। तो ये कहती हम तुम्हारी तलाशी लेंगे। जब शांति की तलाशी लेती हैं तो उसके पास से 10K रुपीज़ बरामद होते हैं। 10K आप समझ ही रहे हो, K फॉर 1000 होता है। अब हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो लगभग 2K के आसपास है, आप उसको 10K तक पहुँचाओ, ये सब आपको करना है। सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो 10,000 रुपये शांति के पास मिलते हैं। अब इनका ये मानना है कि वही नेकलेस बेच करके शांति के पास इतना पैसा आया है, लेकिन शांति ये कहती है कि वो उससे पैसा नहीं आया है। हम और मेरे भाई जो कि फैक्ट्री में वर्कर है, ये सेविंग कर रहे थे। एक हम लोगों को बुल खरीदना है तो उसके लिए सेविंग कर रहे थे, पैसा वहाँ से आया है, ठीक। लेकिन ये लोग इस बात को नहीं मानते हैं और ये लोग जाते हैं इंस्पेक्टर राव के पास में। इंस्पेक्टर राव के पास FIR दर्ज करवाते हैं कि जो है शांति जो है इसने चोरी की है। इंस्पेक्टर राव FIR दर्ज करते हैं, ठीक है। और इसके बाद में इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में इनका विटनेस लेते हैं, साथ में ये जो 10K रुपीज़ है ये एज अ एविडेंस यानी एज अ सबूत होता है, राइट। अब वो इस बेस पे शांति को क्या करते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं,
जो इसका भाई सुशील है वो पुलिस स्टेशन जाता है, इंस्पेक्टर राव से कहता है कि वो दोषी नहीं है, उसने पैसा नहीं चुराया, हम लोगों ने कलेक्ट किया है और आप उसको छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर राव कहते हैं कि जाओ कोर्ट से बेल लेकर के आओ, यानी उसकी जमानत करवाओ, ठीक है। लेकिन ये सुशील को जो है पुलिस स्टेशन में रोक लेते हैं, इसको मारते पीटते हैं और इससे कहते हैं कि तुम ये कबूल करो कि इसके अलावा भी और जो शिकायतें इनके आसपास से आ रही थी चोरी की, तो तुम ये गिरोह चलाते हो और सारे लोग चोरी कर रहे हैं, ये गिरोह तुम चलाते हो, इसको एडमिट करो। इसको मारते पीटते हैं 2 दिन, लेकिन चूंकि ये नहीं चला हो रहा होता है और ये टार्चर करने पर भी एडमिट नहीं करता है, तो इसको 2 दिन के बाद छोड़ दिया जाता है। 2 दिन के बाद शांति को कोर्ट से जमानत मिल जाती है, यानी बेल तो मिल जाती है, लेकिन जो बेल की 20,000 की जो अमाउंट होता है उस अमाउंट के लिए, ठीक है, यानी 20,000 का अमाउंट की गारंटी देनी होती है जो बेल लेता है, तो ऐसा कोई आदमी शांति की तरफ से नहीं मिलता है, तो शांति को जेल में ही रहना पड़ता है, राइट। अब इसके बाद क्या होता है, जो इंस्पेक्टर राव हैं ये एक चार्जशीट फाइल करते हैं कोर्ट में, चार्जशीट फाइल करते हैं जिसमें सारे एविडेंस और विटनेस सब कुछ होते हैं। उसमें शांति का भी विटनेस रिकॉर्ड होता है, जिसमें शांति ये कहती है कि हमारा सारा पैसा तो सीज हो चुका है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम एडवोकेट कहाँ से मैनेज करेंगे, जो हमारा डिफेंस लॉयर होगा हम कहाँ से लेकर के आएंगे, ठीक। तो जब वो मैटर कोर्ट मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाता है, यानी चार्जशीट जहाँ फाइल होती है, तो जो मजिस्ट्रेट है वो शांति को एक अपनी तरफ से, मतलब सरकार की तरफ से एक लॉयर देता है इनके डिफेंस के लिए, ठीक। वो क्यों देता है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 22 है वो एक फंडामेंटल राइट सिटीजन को देता है कि वो अपने डिफेंस के लिए लॉयर रख सकते हैं, मतलब लॉयर अपने डिफेंस के लिए रखना उनका एक फंडामेंटल राइट है, और उनका फंडामेंटल राइट वायलेट ना हो इसके लिए 39A के तहत स्टेट को ये डायरेक्शन दिया गया है कि वो उनको एडवोकेट जो है, यानी लॉयर जो है अवेलेबल कराए। तो इसलिए इनको लॉयर अवेलेबल कराया जाता है, जो लॉयर इनको अवेलेबल कराया जाता है वो ये है एडवोकेट कमला रॉय, राइट। यानी इनको डिफेंस में ये लॉयर शांति को मिलती हैं। शांति को चार्जशीट की एक कॉपी मिलती है जिसमें सारी चीज़ें हैं कि तुम्हारे ऊपर क्या आरोप लगाए गए हैं, ये ठीक है, ये सब सारी चार्जशीट इनको मिलती है। वो चार्जशीट कॉपी शांति अपने वकील को, यानी अपने डिफेंस लॉयर को दिखाती है, उसको बताती है कि ये चार्जशीट है, हमने ये सब चोरी नहीं की है, हमारे सेविंग्स के पैसे हैं जिसको वो एज अ प्रूफ दे रहे हैं, ठीक। वो अपने वकील को ये केस समझाती है। फिर क्या होता है, कोर्ट में हियरिंग शुरू होती है। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, यानी चार्जशीट फाइल करने के बाद में जो इंस्पेक्टर राव थे इनका काम खत्म हो जाता है। अब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है इनका काम स्टार्ट होता है उसके आगे से, जिनको उन एविडेंसेस और विटनेसेस के बेस पे शांति को थीफ प्रूव करना है, यानी गिल्टी प्रूव करना, इनका काम स्टार्ट होता है। ये विटनेस बॉक्स में मिसेस सिंधे को बुलाते हो, कहते हैं कि आप बताइए आपके साथ क्या हुआ था। तो ये बताती है कि हमारे यहाँ से नेकलेस रैक से गायब हो गया और कोई हमारे यहाँ आता नहीं था, शांति आती थी, शांति के पास 10,000 रुपये बरामद हुए हैं, इसलिए ये चोर है, ये गिल्टी है। तो उनके इस स्टेटमेंट के बाद में, उनके विटनेस के बाद में, जो इनकी डिफेंस लॉयर होती है शांति की, वो जज से क्रॉस एग्जामिन करने की परमिशन मांगती है। जज उनको क्रॉस एग्जामिन करने की परमिशन देते हैं। तो कमला इनसे क्रॉस एग्जामिन करती है और पूछती है कि शांति आपके यहाँ 3 साल से काम कर रही है, राइट, और उसने अब तक ऐसा कोई क्राइम नहीं किया है, आप उसको 1,000 रुपीज़ पर मंथ पे करती हो, ये भी एक फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, वहाँ ये पैसा कमाता है, तो 10,000 रुपीज़ उसके यहाँ होना कौन सी बड़ी बात है। और अगर अभी तक उसने कोई क्राइम नहीं किया 3 साल से, तो वो ऐसा क्राइम तुरंत क्यों करेगी। तो इस तरीके से उनके इस विटनेस रिकॉर्ड को थोड़ा वीक करने की कोशिश करती हैं। तो इस तरीके से हियरिंग वहाँ पे चल रही होती है ओपन कोर्ट में, ठीक। लेकिन तब तक क्या होता है, जो इनके और चोरी के केसेज आ रहे होते हैं ना, उसको इंस्पेक्टर शर्मा जो है इन्वेस्टिगेट कर रही होती हैं। और जो इंस्पेक्टर शर्मा इन्वेस्टिगेट कर रही होती हैं, राइट, तो उस इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगता है कि जो सिंधे फैमिली है, इनकी फैमिली का एक आदमी एक गिरोह के साथ में है जो कि इन चोरी वगैरह को अंजाम दे रहा है, राइट, वो इस चोरी वगैरह को अंजाम दे रहा है। ये बात सुशील जो है वो शांति की डिफेंस लॉयर, ठीक है, कमला राय को बताते हैं। कमला राय जो है वो एज अ डिफेंस विटनेस इंस्पेक्टर शर्मा को कोर्ट में बुलाने की परमिशन लेती है जज से, और इनको कोर्ट में बुलाती है, ठीक। अब ये विटनेस देती है कि हाँ ये बात सही है, ये जो गैंग है ये चोरी को अंजाम दे रहा है, ठीक। तो जब चोरी का अंजाम वो गैंग दे रहा है तो शांति जो उसमें है वो निर्दोष है, और इस तरीके से जो कोर्ट है वो शांति को बरी कर देता है। ये एक कहानी है, ठीक।
अब यहाँ से इसके आंसर्स आपको निकालने हैं, तो देखो आओ आंसर निकालते हैं एक एक करके। सबसे पहले है कि पुलिस का क्या रोल है। तो आपने क्या देखा कि मिस्टर और मिसेस शिंदे पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। यानी कोई भी जब क्राइम कंडक्ट होता है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी प्राथमिक सूचना। ठीक, प्राथमिक सूचना के बारे में जान लो। ये एक तरीके का फॉर्म होता है जिसमें क्राइम क्या है उसका डिटेल, अगर क्रिमिनल की जान पहचान है, यानी जो एक्यूज्ड कहा जाएगा, जब तक उसको कोर्ट से प्रूव ना किया जाए कि गिल्टी है तो एक्यूज्ड कहा जाएगा, उसकी जान पहचान अगर है तो वो, क्राइम की डेट, टाइम एंड प्लेस। ठीक, जो कंप्लेनेंट है यानी जो शिकायत करता है उसका नाम, पता, उसके हस्ताक्षर। ठीक, इसके अलावा जो कंप्लेनेंट है उसका उस पर हस्ताक्षर की बात हो गई। कंप्लेनेंट जो है वो एफआईआर की एक कॉपी वहाँ से ले सकता है, उसको एक एफआईआर की कॉपी मिलती है। कंप्लेन करने के लिए वो चाहे ओरल यानी बता करके एफआईआर दर्ज करवा सकता है या रिटन में दे सकता है। एफआईआर दर्ज कौन करता है? जो पुलिस स्टेशन पर इंचार्ज होता है, जो बेसिकली इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर होता है, वो एफआईआर दर्ज कर सकता है। तो ये आपको एफआईआर के बारे में चीज़ें पता चली। तो एफआईआर दर्ज करने के बाद में फिर वो क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जैसे आपने देखा कि इसके बाद जो इंस्पेक्टर राव थे वो इन्वेस्टिगेशन करने के, इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने क्या किया? विटनेस और एविडेंस कलेक्ट किए, और विटनेस और एविडेंस के बेस पे इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि हाँ शांति जो है वो एक्यूज्ड है। ये इन्होंने एक डिसीजन लिया, और जब ये डिसीजन इनको मतलब ये लगता है कि हाँ ये आरोपी है, तो वो चार्जशीट कोर्ट में फाइल करते हैं। ये इतना काम किसका हुआ? पुलिस का हुआ। तो पुलिस का रोल समझ में आया। अब पुलिस के कुछ रोल नहीं है जो पुलिस निभाती है कुछ रोल नहीं है जो निभाती है। जैसे सुशील को उसने 2 दिन कोर्ट में रोका और उसकी कुटाई कर दी, ये पुलिस का रोल नहीं था। मतलब एक सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है जिसको डीके बसु गाइडलाइन कहते हैं। उसमें यह है कि पुलिस किस तरीके से लोगों को अरेस्ट करेगी या डिटेंट करेगी, मतलब नज़रबंद एक तरीके का इलीगल अरेस्ट होता है जो बहुत ज़्यादा कॉग्निजेबल यानी कि संगीन अपराध होते हैं, उसमें ऐसा होता है। ठीक, या इन्वेस्टिगेशन के लिए जब पुलिस ऐसा करेगी तो वो किन किन गाइडलाइंस को फॉलो करेगी, ये पूरी गाइडलाइन है। जैसे उसमें क्या क्या है कि जब पुलिस किसी को अरेस्ट करने जाएगी तो वो अपनी फुल ड्रेस में होनी चाहिए, उसका नेम बैज लगा होना चाहिए, उसके स्टार वगैरह हैं वो होने चाहिए, जिससे कि ये देखिए कि वो उसका रैंक क्या है, किस रैंक का ऑफिसर है। ठीक, जिसको अरेस्ट कर रहा है उसको कारण बताना पड़ेगा कि आपको इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है। अगर वहाँ पे एक विटनेस भी होगा जो अरेस्ट जो वारंट होगा उस पर साइन करेगा, वो उसकी फैमिली, जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसकी फैमिली का मेंबर भी हो सकता है, जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसका भी साइन होगा। ठीक है, अगर किसी को डिटेंशन में भी डिटेंट भी किया जा रहा है तो 8 से 12 घंटे के अंदर उसके किसी रिलेटिव या फ्रेंड को बताना पड़ेगा कि इस टाइम पे इनको अरेस्ट किया गया है और इनको इस जगह पे रखा गया है, ये बताना पड़ेगा। ठीक, 24 आवर के अंदर कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, अदरवाइज इनको छोड़ देना पड़ेगा। 24 घंटे ज़्यादा पुलिस नहीं रह सकती। ये सब फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन के। अगर पुलिस ऐसा नहीं कर रही है तो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है। पुलिस को ये राइट कतई नहीं है कि वो किसी को मारे पीटे, टॉर्चर करे, उसके साथ मिसबिहेव करे। क्यों? क्योंकि वो अक्यूज्ड है, गिल्टी नहीं है। अक्यूज तो मैं भी हो सकता हूँ। पता चले आपके घर में चोरी हुई है और मैं वहाँ पास से गुजर रहा हूँ, आप चिल्लाओ दौड़ो जब, तो वहाँ पे आपको कोई ना मिले, मैं मिलूँ वहाँ पे, तो भाई मैं एक्यूज हो गया क्योंकि वहाँ पे तो मैं ही हूँ, तो एक्यूज हो गया। अब इसका मतलब ये थोड़ा कि मैं चोर हूँ। अब भाई प्रूव करो कि मैं चोर हूँ। अगर प्रूव हो गया तो भाई अब एविडेंस हमारे अगेंस्ट गए तो ठीक है, मैं गिल्टी हो गया। अदरवाइज एक्यूज तो कोई भी हो सकता है ना। तो एक्यूज्ड जो है उसकी रेस्पेक्ट छीन लेने का, उसको मारना पीटने का पुलिस का कोई राइट नहीं होता है। ठीक, और है कि 15 साल से कम उम्र के लोगों को पुलिस स्टेशन बुला करके पूछताछ करने का पुलिस का कोई राइट नहीं है। तो ये सब जो पुलिस के रोल नहीं है ये भी आप जानो, क्योंकि ज़्यादातर पुलिस यही रोल भी अपना देती है। इसीलिए लोगों के अंदर पुलिस का खौफ होता है, राइट, इसीलिए खौफ है। लेकिन अगर आप अवेयर रहोगे, चीज़ों को जानोगे, तो ये खौफ आपके अंदर नहीं रहेगा। आप अपने राइट्स से अवेयर रहोगे, आप जानोगे कि क्या चीज़ें सिस्टमेटिक है, क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, आपके राइट्स क्या हैं उस टाइम पे। समझ में आया? अब देखते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल होता है। तो पिछला चैप्टर जो आपने पढ़ा था, इसके पहले वाला ठीक चैप्टर जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस जो था उसके बारे में आपने देखा था, तो जो उसमें सुधा थी जिसको जला दिया जाता है डॉरी के लिए, और इसको जो लक्ष्मण एंड उसकी फैमिली मिलकर के जो करते हैं क्राइम, तो ये केस जो है वो वर्सेस लक्ष्मण नहीं चलता है, ये स्टेट वर्सेस
लक्ष्मण एंड अदर्स चलता है। ऐसे यहाँ पे भी जो केस चलेगा वो शिंदे वर्सेस शांति नहीं चलेगा, ये चलेगा स्टेट वर्सेस शांति। ठीक है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ पे भी लॉ का वायलेशन होता है, जहाँ पर भी लॉ का वायलेशन होता है तो ये माना जाता है कि पब्लिक ऑफेंस है, स्टेट के बनाए हुए लॉ को तोड़ा गया है, इसलिए आपके पीछे तो हाथ धो के स्टेट पड़ेगा, आपके खिलाफ सरकारी वकील लड़ेगा आपके खिलाफ। ठीक, यानी आपके खिलाफ स्टेट लड़ रहा है क्योंकि स्टेट के बनाए कानून का आपने वायलेशन किया है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी जो सरकारी वकील होता है, इसीलिए वो उस तरफ से लड़ता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम जो एक्यूज्ड होता है, यानी जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हो तो कहानी में अपनी, तो एक्यूज्ड कौन है? शांति। तो इसको प्रूव करना है कि शांति गिल्टी है। जो भी विटनेसेस और जो भी एविडेंसेस मिले हुए हैं उन पे आर्ग्यूमेंट से यानी तर्कसंगत तरीके से ये प्रूव करना है कि गिल्टी है। ठीक, अब जज का क्या रोल है? जज का रोल ये है कि ठीक जैसे अंपायर का रोल होता है, अभी तो आईपीएल आ रहा है, सब लोग आईपीएल के फ़ैन हो गए, कमेंट में टाइप करो किस टीम के फ़ैन हो आप लोग। तो उसमें जो है अंपायर का रोल क्या होता है कि वो डिसीजन देता है। ठीक ऐसे जज का होता है, जज कहीं बायस्ड नहीं होता है, मतलब वो शांति को इनोसेंट ही मानेगा तब तक जब तक पूरे विटनेस और एविडेंस उसके अगेंस्ट में ना हो जाए, तब तक वो इसको इनोसेंट मानेगा। और इसके बाद फिर जब सब कुछ अगेंस्ट में है तब वो प्रूव करेगा कि गिल्टी है, फिर इसको कोई सेंटेंस देगा, यानी चाहे सजा हो, जो है जुर्माना हो, कंपनसेशन हो या दोनों हो, जो भी हो ये तभी देगा। ठीक, तब तक जज क्या होता है? निरपेक्ष होता है, एब्सोल्यूट होता है, कहीं बायस्ड नहीं होता है। अब बात आती है फेयर ट्रायल की। फेयर ट्रायल क्या है? तो आप इस स्टोरी में ही देखो, मान लो कि शांति को चार्जशीट की कॉपी ना मिली होती, मान लो शांति को मजिस्ट्रेट एडवोकेट ना अवेलेबल करवाता, मान लो कि जो एडवोकेट थी उसको क्रॉस एग्जामिन करने की परमिशन ना होती या क्रॉस एग्जामिन करने का टाइम ना होता, मान लो ओपन कोर्ट में केस ना होता जहां पे सुशील और शांति रह सकती, तो क्या होता? या मान लो जज जो है वो बायस्ड होता, तो क्या वो फेयर ट्रायल होता? आप कहोगे नहीं होता। तो यानी फेयर ट्रायल क्या होता है? इसका ठीक उल्टा खट करते चले जाओ तो आपको पता चल जाएगा फेयर ट्रायल क्या होता है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब ये स्टोरी यानी ये कहानी आपको जब तक याद रहेगी तब तक ये चैप्टर आपको याद रहेगा, ये न्याय प्रणाली आपको याद रहेगी, आपका कहीं भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकेगा, आपका शोषण नहीं हो सकेगा। ठीक, तो आपको ये कहानी स्टोरी याद रखना है मिस्टर एंड मिसेस शिंदे की, शांति की, जहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जहाँ पे डिफेंस में लॉयर है, जज है, फेयर ट्रायल है, पुलिस के यहाँ पे मैंने बताए हैं कि पुलिस क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है। अगर और किसी चीज़ को लेकर के पुलिस के बारे में आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। यहाँ पे पुलिस के बारे में बहुत ज़्यादा मैंने नहीं बताया क्योंकि सिलेबस की एक लिमिटेशन भी है यहाँ पे। ठीक, तो लेकिन अगर आपको और ज़्यादा जानने की अगर आपके अंदर उत्सुकता है, ईगरनेस है, तो आप यहाँ पर जान सकते हो। बाकी पूरा आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड है, जहाँ पे क्या क्राइम है क्या क्राइम नहीं है, किस क्राइम के लिए कितनी सज़ा है, ये बाकायदा बताई गई है। देन सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जहाँ पे किस तरीके की प्रोसीडिंग्स चलेगी वो पूरा बताया गया है। ठीक, जैसे पिछले चैप्टर में भी थोड़ा बहुत आपने सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज के बारे में, उनकी प्रोसीडिंग्स के बारे में आपने पढ़ा था, तो ऐसे ये पूरा है। आप इसको आगे क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे। अगर इस तरीके चैप्टर से इंटरेस्ट जगा है तो आप इस तरीके चीज़ों को आगे और आगे बढ़ाओ, जानो समझो चीज़ों को। फिर अगले वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ में आपसे मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक, धन्यवाद।